नमस्कार। त्रिशला फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सभी अभिभावकों का स्वागत है। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात किया था डब्ल्यू सिटिंग में कि डब्ल्यू सिटिंग में बैठने से क्या समस्याएं आती हैं और कैसे उसको रोका जाए। और उसका जो मेन कारण था, हम लोगों ने देखा कि कोर मसल, जो ट्रंक और कमर की मसल होता है, उसका वीकनेस होता है। अगर हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की बात करें तो ट्रंक और कमर की मसल्स का जो ताकत होती है, जो मांसपेशियों की जो एक स्ट्रेंथ होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आज इसी सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में ट्रंक कोर मसल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, पेल्विक बैलेंस क्या होता है, उसका डेवलपमेंटल पैटर्न से क्या लेना देना है और कैसे उसको हम स्ट्रॉन्ग करें, क्या करें। जब हम बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का या नॉर्मल बच्चों के डेवलपमेंट का, तो हम सभी जानते हैं कि शरीर की गति पर नियंत्रण और स्थिरता जो होती है सेफेलोकॉर्डल होता है, सिर से पैर तक। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है, सबसे पहले उसका गर्दन उठाना शुरू होता है, फिर कमर का उठाना शुरू होता है, फिर कंधे और कूल्हे पे वजन जाता है, फिर हमारे हाथ और पैरों पर वजन उसका जाता है। इसी एक क्रम में विकसित होता है जिसको हम सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं, सिर से पैर तक। उसके बाद कोर टू एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, कंधे व कूल्हे से पंजों की तरफ। इसलिए हमें सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में कोई भी इलाज कराने के पहले जो नवजात शिशु है, उसमें सोचना चाहिए, हमें देखने की जरूरत है कि एक नवजात शिशु जो होता है, गर्दन के रुकने के बाद ही वो बच्चा पलटना, कमर का रोकना, कंधे और कूल्हे पे उसका वजन ले पाता है। और जब कंधे और कूल्हे पे वजन ले पाता है, उसके बाद हाथों और पंजों में नियंत्रण थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है। इसलिए जो क्रमांक होता है एक्टिविटीज का, गर्दन का रोकना, पलटना, कमर का रोकना, घोड़े की पोजीशन में रोकना, और इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद शिशुओं में रेंगने, घुटने के बल आगे बढ़ने, घुटने के बल खड़े होकर के चलने जैसे जो प्रारंभिक या प्रिमिटिव गेट पैटर्न होता है, जो बहुत सारे जो एनिमल्स चलते हैं, उनके एक जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है हमारे जो न्यूबॉर्न बच्चों में, वो हमें मिलता है। और इसलिए कहते हैं कि सिर उठाना, पलटना, बैठना, सीढ़ी पर चढ़ना, घुटने टेकना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, कूदना, बच्चों की समान गति जो हमको मिलती है एडल्टहुड में, उनके गति विकास के एक मूल अंग होते हैं। तो कोई भी प्रक्रिया बच्चों में शुरू करने के पहले इसी क्रमांक में हमें बढ़ना चाहिए, तो बच्चों का विकास एक अच्छी गति में और अच्छे क्रमांक में जाता है। उच्च स्तरीय कार्यात्मक गतिविधियां और चलने का प्रयास करने से पहले कमर में स्थिरता एवं जो इस प्रकार की गतिविधियां जो अभी मैंने बताई हैं, उसको कराया जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए चलने से पहले बुनियादी क्षमता में सुधार सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों की चाल के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। तो कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि कोई भी सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा चलना नहीं आता है तो उसको नहीं चलाना है, हमें प्रयास करना है। पहले जो उसकी प्रिमिटिव मूवमेंट की स्टेज होती है, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, नील वॉक, नील स्टैंडिंग, सपोर्टेड वॉकिंग, तक चलना, उस अवस्था के क्रमांक में हो बच्चे को आगे बढ़ा के लेके जाना है। और इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि कमर, कूल्हे व कंधे की मांसपेशियों में ताकत का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। जब ताकत होगी तो धड़ और कमर की स्थिरता में स्थिरता आएगी, और स्थिरता लाने के लिए धड़ कमर में की जो मांसपेशियां होती हैं, इनको जो कोर मांसपेशियों के रूप में जानते हैं, उनकी ताकत को बढ़ाया जाना बहुत अति आवश्यक होता है। और धड़ और कमर की जो स्थिरता को बनाए रखने की जो प्रोसेस होता है, जो मसल्स उसमें शामिल होती हैं, उनको कोर स्टेबलाइजर बोलते हैं।
कोर स्टेबलाइजर दो तरीके के होता है। वो ग्लोबल स्टेबिलिटी सिस्टम होता है, धड़ की गति को देने वाली मांसपेशियां, मतलब चलने के लिए प्रेरित करने वाली, जो आगे बढ़ने के लिए हमारे धड़ को प्रेरित करती हैं। उसमें जो कुछ मसल्स होती हैं, आगे फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे। बीच में एक मसल्स होती है, रेक्टर स्पाइनी होता है। पेट में आगे जो सेंटर में मसल्स होती है, रेक्टर एब्डोमिनलिस होता है, और ऑब्लिकस मसल्स होती है, ऑब्लिकस एब्डोमिनलिस होता है। ये सुपरफिशियल मसल्स होती हैं। और जो एक लोकल स्टेबलाइजर्स होता है, जो पोस्चरल एडजस्टमेंट के लिए होती है, छोटी और डीप मसल्स होती हैं, मल्टीफिडस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस होती है। तो दोनों डिफरेंट मसल्स होती हैं, एक गति प्रदान करती है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है। एक सुपरफिशियल मसल्स होती है, एक डीप मसल्स होती हैं। इन सब की कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। इसीलिए पूरा ओवरऑल कोर देख लें तो कोर सिस्टम में क्या होता है कि पेट की जो मांसपेशियां आगे होती हैं, पीछे की तरफ क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, आगे की तरफ पेट होता है, पीछे की तरफ स्पाइन्स होती, पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं, नीचे की तरफ पेल्विक फ्लोर्स होता है, ऊपर की तरफ जो सांस का हमारा डायफ्राम होता है, लंग का डायफ्राम होता है, ये होता है। तो ये चारों तरफ से पूरा लंबर रीजन का ये सब पूरा होता है, कोर सिस्टम होता है। इन सभी चीजों को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो इसमें दो तरह की मसल्स होती है, इनर कोर मसल्स होती हैं और आउटर कोर मसल्स होती है। इनर कोर मसल्स में जो डीप मसल्स होती हैं, डायफ्राम है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस में बोला, पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, मल्टीफिडस होता है। आउटर कोर मतलब बाहर की तरफ जो मसल्स काम करती हैं, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनलिस, रेक्टाई, लैटिस्मल डॉर्साई, अडक्टर और ग्लूटिस मसल्स होती हैं। ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से इन मसल्स के बारे में आप इसमें देख सकते हैं। अब बात आती है कि ये कोर मसल्स के बारे में हमने देख लिया, अब कोर मसल की इंपॉर्टेंस के बारे में देख लिया। तो अल्टीमेटली कोर स्टेबिलिटी होती क्या है? कोर स्टेबिलिटी का मतलब होता है कोर स्थिरता, पेल्विस के ऊपर, कूल्हे के ऊपर जो धड़ की स्थिति और गति को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है, इसको कोर स्टेबिलिटी बोलते हैं। मतलब हम चल फिर रहे हैं, यदि हमारा पूरा कमर बैलेंस नहीं रहेगा तो जब भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो हम गिर सकते हैं, कभी आगे, कभी पीछे, दाएं बाएं, कहीं पर भी। और ये सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में पाया जाता है। तो इन धड़ मसल की एक मजबूती हम कर देते हैं, स्थिरता को मेंटेन कर देते हैं, तो चलना फिरना उसका कम हो जाएगा। इसकी वजह से हाथ और पैरों को अच्छे ढंग से काम करने, उनको दाएं बाएं लेके जाने, उनकी ताकत में, उनकी गति को नियंत्रण करने में आसानी मिलती है, क्षमता मिलती है। तो जो कोर, जो ट्रंक और कमर की मांसपेशियों की स्टेबिलिटी के बारे में बात किया, इनको जो ताकत मिलती है वो ट्रंक और धड़ की मसल से मिलती है, जो कि ऊपरी और निचली अंगों के नियंत्रण गति के लिए शरीर के मध्य भाग को स्थिर करती है। मतलब हाथ और पैर ऊपर नीचे इनको कंट्रोल करती है। और हाथ पैरों को चलाने के लिए एक कोऑर्डिनेटर मैनर में एक अच्छा पोस्चर देने के लिए, अच्छी मुद्रा देने के लिए ये कोर स्टेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये कमर का रुकना, कमर को आधार देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोर मांसपेशियों को मजबूत करके सीपी बच्चों में पोस्चरल और संतुलन प्रतिक्रियाओं में सुधार किया जा सकता है। ये जो आप देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं। एक तो होते हैं वॉकर और दूसरे होते हैं नॉन वॉकर। जो बच्चे चलने वाले बच्चे होते हैं वो चलते हैं, लेकिन उसमें डिसबैलेंस थोड़ा सा बना रहता है। वो जो डिसबैलेंस होता है उसमें मेन कारण कोर मसल का वीकनेस होता है। तो इन मांसपेशियों को मजबूत करके पोस्चरल और संतुलन प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उनको हम अच्छा कंट्रोल में ला सकते हैं। ये जोड़ों को स्थिरता, मांसपेशियों में संकुचन, साथ में काम करने, उसकी संतुलन और शरीर के वजन को स्थानांतरित करने की बेहतर क्षमता में सुधार करता है। अब बात आती है कि कोर स्टेबिलिटी हमने समझ लिया, कोर मसल समझ लिया, तो इसके प्रोग्राम को कैसे बनाया जाए। कोर स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन ओवरऑल बॉडी का कंट्रोल करता है। तो इसमें एक तो हमारे चारों तरफ जो हमारी गतिविधियां होती हैं
हमको सोचते हैं कि हमको क्या काम करना है, हाथ को कहाँ लेके जाना है, हमारे आसपास क्या सामान रखा हुआ है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसकी जो संवेदी सूचनाएं हैं वो हमारी ब्रेन को जाती हैं और फिर वहां से फीडबैक निकल करके मांसपेशियों में उन ताकत को काम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए करती हैं। तो कोर स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो होता, कोर स्थिरता कार्यक्रम गति के दौरान रीढ़ की हड्डी के स्थिरीकरण समायोजन के लिए एक संवेदी और मोटर प्रशिक्षण है। मानव सेंसरी इनपुट लेना और बाहर से मांसपेशियों को ताकत या एक सिग्नल देना कि ये काम को करना है। और ये जो सिग्नल होता है निरंतर प्रतिक्रिया और गति के संशोधन के लिए वातावरण से, जो शरीर की अंतःक्रियाओं से सटीक जो संवेदी संकेत मस्तिष्क को पहुंचते हैं उनसे मिलता है। जो मैंने अभी समझाया कि जो भी एक्टिविटीज हमको करना है, हमने सोचा कि किसी सामान को उठा करके रखना है, ये ब्रेन को पहुंचता है तो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए फिर वहां से मस्तिष्क से उन चीजों के लिए आता है। तो हमको किसी भी काम करने के लिए गति और स्थिरता, माने गति ज्यादा होगी और स्थिरता नहीं है तो हम गिर जाएंगे। यदि स्थिरता नहीं है, गति थोड़ी सी भी होगी तो भी हम गिर सकते हैं, हम अपना काम नहीं कर सकते। तो सुचारू कामकाज करने के लिए उस बच्चों की जो काम करने की गति है, जो मांसपेशियों काम करने की गति है, जो स्थिरता रुकने की स्थिरता, उसके बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। और सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित चलने वाले बच्चों में कोर स्थिरता की अच्छी नहीं होती है, जो मैंने अभी बताया। इनसे पेट और कमर की मांसपेशियां भी कमजोर होती हैं। अब जो पेट और कमर की मांसपेशियां होती हैं, जो हमारा कोर है वो पेल्विस एरिया पे होता है। तो पेल्विक एरिया जो होता है, जो कूल्हे का एरिया है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोस्ट मूवमेंट्स। माने कमर पैरों में गति की प्रारंभिक बिंदु होते हैं और जो धड़ और निचली अंगों को जोड़ता है। हिप एरिया में बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, उनकी भी हमें इंपॉर्टेंस होती है, पहले भी लेक्चर में हम बता चुके हैं। आगे की जो मांसपेशियां होती हैं उनको हिप फ्लेक्सर बोलते हैं, अक्सर सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में टाइट होता है। अंदर की तरफ जो मांसपेशियां होती हैं वो एडक्टर होता है, पैरों को अंदर की तरफ ले जाती है, वो भी टाइट होती हैं। लेकिन जो पीछे की मांसपेशियां, जो हिप एक्सटेंसर होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, और जो साइड में होता है ग्लूटियस अबडक्टर होता है हिप, वो दोनों मांसपेशियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये सेरेब्रल पाल्सी में कमजोर होती हैं। ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप खुद देख पाएंगे कि पीछे की मांस ग्लूटियस मीडियस है, जिनको पैर उठाने, कमर उठाने में सहूलियत होती है, इस कमर को बैलेंस करती हैं। बाहर की तरफ जो होता है पूरे पेल्विस को कंट्रोल करता है, वो ग्लूटियस मीडियस होता है। और आगे और अंदर की तरफ जो मांसपेशियां हैं दोनों सख्त होती हैं, दोनों प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अब बात आती है कि हमने जाना कि कोर मसल्स क्या होती हैं, कोर स्टेबिलिटी क्या होती है, पेल्विक मसल्स क्या होता है। इन सब के लिए ट्रंक और पेल्विक बैलेंस इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाए? सही मुद्रा में बैठना, खड़ा होना, चलना। जैसे कि मैंने पहले बताया, डब्ल्यू सिटिंग में नहीं बैठने देना है। ब्रॉड सपोर्ट लेकर के खड़े होना, चलने के लिए बताया जाना है। क्रमिक तरीके से जो शारीरिक विकास होता है बर्थ के समय से, गर्दन का रोकना, कमर का रोकना, करवट लेना, घोड़ा बनना, इन सब चीज को एक एक चीजें उपलब्धि हमको समय के साथ हासिल करनी है। ये नहीं कि चलने के पहले क्रॉलिंग नहीं है। कुछ बच्चे क्रॉलिंग नहीं करके सीधे चलने लगते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन होता है। लेकिन हमारा प्रयास, क्योंकि उससे स्टेप बनता है, स्टेपिंग बच्चे सीखते हैं क्रॉलिंग करने से, नी वॉक करने से, सीढ़ी पे चढ़ने से, तो वो चीजों को पहले लाना जरूरी होता है। और जो सख्त मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रेचिंग करके ढीला करना है, जो ढीली मांसपेशियां हैं उनको ताकत बढ़ाना है। और इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के द्वारा भी हम कमर की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। तमाम तरह के योगासन होते हैं, उनके द्वारा हम प्रॉपर पॉस्चर और मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं, उनकी एक्टिवेट कर सकते हैं। कोर मांसपेशियों में स्पेसिफिक वर्क करके ताकत को बढ़ाते हैं। और जो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं उनको टमी टाइम बोलते हैं, माने पेट के बल लिटा करके जितनी एक्टिविटीज होती है इसको टमी टाइम बोलते हैं। ये बोला जाता है कि 6 महीने के कम उम्र के बच्चे या 6 महीने से कम उम्र की जो भी एक्टिविटीज बच्चों में, चाहे उसकी 10 साल 5 साल जो भी हुई, पेट के बल लिटा करके गर्दन को उठा रखना, दोनों हाथों पे बदल लेना, घोड़े के बल बनना, ये सब टमी टाइम प्रोन एक्टिविटीज होती है। इस पे ज्यादा काम कराने से हमारे धड़ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और बच्चा एक्सप्लोर करना जानता है। और इसके अलावा
तमाम जो फंक्शनल एक्टिविटी होती है, ब्रिजिंग करना, हाफ ब्रिजिंग, आधा घुटना टेक कर खड़े होना, बैठकर उठना, पैर को आगे, बहुत सारी एक्टिविटीज हम आप एक्सप्लोर करके उसको ढूंढ सकते हैं कि किस बच्चे में कितनी एक्टिविटीज हम देख सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेस के फोटोग्राफ्स मैंने डाले हैं। करवट लिटा करके पैरों को साइड में उठाना, ऐसे उठाना, अपने आप बच्चा उठाए, इसको हिप अबडक्शन बोलते हैं। पैर मोड़ लेता है तो गेटर बांध के उठाते हैं। पेट के बल लिटा करके घुटने पे गेटर बांध के पैर को ऊपर उठवाते हैं, इसको हिप एक्सटेंशन बोलते हैं। इसके अलावा ब्रिजिंग में तो आपने देखा दोनों हाथों दोनों पैरों पर पूरी कमर को उठा लेते हैं ऐसे करके। तीसरा आपने देखा क्वाड्रीपेड होता है, दोनों हाथ और दोनों पैरों पर पूरा कमर एकदम से उठा करके रोकते हैं। दोनों पैरों पे उसने वजन रखा है, एक हाथ पे वजन रखा है, एक हाथ से काम करने के लिए उसको बोलते हैं। जैसे ये हमने किया और फिर करने के बाद इनको एक हाथ पे वजन ले लिया, दूसरे से एक्टिविटीज रीच ऑब्जेक्ट कराते हैं। हैंड नी पोज होता है, यानी एक हाथ एक पैर पे लग करके और फिर दूसरे हाथ और दूसरे पैर को हवा में उठाते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज है, एक एक फोटोग्राफ उसमें देखेंगे। दोनों हाथों पे वजन लेकर के आगे बढ़ना चलाना एक फन एक्टिविटीज बच्चों के लिए हो जाता है। पेट के बल लेट करके दोनों हाथ दोनों पैरों को उठाना है, पैरों को किसी दीवार पे सपोर्ट करके एक हाथ जमीन पर रख करके और दो बच्चे आपस में खेल रहे नॉर्मल एक सीपी, उससे कराना है। प्लैंक पोजीशंस होता है, दोनों घुटने पे वजन लेकर के रोक करके रखना है। ये सब एक्टिविटीज से कोर मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इनके अलावा और भी बहुत सारी योगासन होते हैं जिनको हम काम करके कर सकते हैं। एक फोटो आप देखेंगे, लोअर बैक को, कमर को उठाया जा रहा है, क्रैब पोजीशंस होते हैं। बॉल पे इसी तरह की एक्टिविटीज को आप करा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बॉल पे लोग घुमाना, तेजी से मूवमेंट करना, वो सब कराते, वो सब ना करा के स्थिरता प्रदान करनी है, एक स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए जिम बॉल का जब उपयोग करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत लाभदायक हो जाता है। जैसे बॉल पे लिटा के पैरों को उठाना, सर को उठाना, दोनों हाथों दोनों पैर पर वजन देना, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। उसकी जगह हम लोग मसन भी ले लेते हैं, रोलेटर कुछ भी ले सकते हैं, उसके समान पहुंचा सकते हैं। नील स्टैंडिंग में करके करें, उसमें भी बहुत सारा बैक एक्सटेंशन कराएं। तो ये सब चीजें जो एक्टिविटीज होती से कोर मसल बढ़ेंगी। और डेवलपमेंटल माइलस्टोन को जब भी हम काम करते हैं सीक्वेंस में काम करें, नेक होल्डिंग, साइड टर्निंग, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, इस तरह के काम करेंगे तो बच्चों में एक एक्टिविटीज एक अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आता है। और ये एक्टिविटीज हर एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को शुरुआती दिन से जरूरी होता है। समस्याएं वही आती हैं जब हम जनरल एक्सरसाइज पे काम करते हैं, हाथ पैर को चलाते हैं, स्ट्रेचिंग, जॉइंट मोबिलाइजेशन कराते हैं। इन सभी एक्टिविटीज को कराने के पहले थेरेपिस्ट जिनकी अपनी ट्रेनिंग सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में है उनसे सलाह लेना जरूरी है, उनके अंडर गाइडेंस लेने की जरूरत है। ये नहीं डायरेक्टली आप काम करेंगे, हो सकता है बच्चे को हार्म हो जाए, नुकसान हो जाए, दर्द हो सकता है। तो अल्टीमेटली लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, शरीर की गतिविधियों में नियंत्रण और स्थिरता सेफेलोकॉर्डल और ट्रंक टू एक्सट्रीमिटी की दिशा में विकसित होती है। इसलिए इसी क्रमांक में हमें छोटे बच्चों की सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में काम कराना है। प्रत्येक बच्चे में समान पैटर्न में शारीरिक विकास की गतिविधियां विकसित होती हैं जैसे कि सामान्य बच्चों में होती है। इसलिए हमें सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में भी क्रमिक तरीके से एक एक शारीरिक गतिविधियों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, बशर्ते कि हम जनरल एक्सरसाइज कराएं। गर्दन पर नियंत्रण और धड़ की स्थिरता हर बच्चे के लिए विशेषता सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चलने में अच्छी प्रगति करने से पहले नवजात शिशु में गतिशीलता की जो प्रारंभिक पैटर्न होता है जो अभी मैंने बताया उसको प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये सब चीजें विभिन्न थेरेपी जो कि थेरेपिस्ट के माध्यम से सीखें, योगासन वो भी थेरेपिस्ट से क्वालिफाइड है और अच्छा सीखा जानता है तो वो बता देगा। गतिविधियों में कोर स्थिरता को प्रमोट करें, उनसे हम चीजों को कर सकते हैं। कोर स्थिरता में जब इंप्रूवमेंट होता है तो हाथों की जो सूक्ष्म मोटर गतिविधियां हैं और चलने में बहुत अच्छा सुधार देखा गया है और अल्टीमेटली पर्सनालिटी ऐसे बच्चों में इंप्रूव करती है। तो आज का लेक्चर जो हमारा जो पेल्विक बैलेंस के ऊपर बहुत ही हर सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार सुनना चाहिए, उनको ध्यान से पालन करना है और ऐसे बच्चों को लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ भी एक्टिविटीज कराने से पहले जो सेरेब्रल पाल्सी में ट्रीटमेंट में पारंगत थेरेपिस्टों से सलाह लेना बहुत जरूरी है। नमस्कार। Audio Jungle.
सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।